हेलो स्टूडेंट्स, बहुतों का रोटेशनल छूट गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स रोटेशनल नहीं पढ़ पाए थे तो उनके लिए मैंने एक लेक्चर अरेंज कर दिया है। 2 to 3 डेज में क्लास लूँगा रोटेशनल के। अब ऐसा क्या है ना कि रोटेशनल मतलब सर दर्द है सर, रोटेशनल क्या पढ़ेंगे, बहुत टफ टॉपिक है सर, नहीं पढ़ना। बहुतों को ये है। काफ़ी टारगेट वाले स्टूडेंट सोचते हैं नहीं सर नीट वाले हैं हम, रोटेशनल क्यों पढ़ा रहे हो, कोई और चैप्टर पढ़ा दो ना, आसानी से हो जाएगा मेरा। रोटेशनल ही तो है सर। रोटेशनल ऐसा टॉपिक है जो आपके स्टार्टिंग के काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम से लेकर अप टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सारे पोर्शन को कवर करता है। रोटेशनल एक बार क्लियर हो गया तो समझो कि सब इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, टॉर्क फोर्स सब निकालना आ जाएगा। तो रोटेशनल को हम लाइन बाय लाइन और एकदम अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो थोड़ा भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन दोनों का रिश्ता एक ही जैसा है, यानी दोनों एक ही घर के निवासी हैं, ऐसा समझ लो। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में कोई खास फर्क नहीं है। सर्कुलर मोशन में होता है कि एक एक्सिस है, उसके चारों अलग पार्टिकल घूम रहा है तो उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल में क्या है, पार्टिकल किसी एक्सिस के चारों अलग यानी कि गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक, जैसे कि धागे में तुम लोग क्या करते हो, पत्थर बांध देते हो, उसको गोल गोल घुमाते हो। जैसे ही पत्थर गोल गोल घुमाते हो वो सर्कुलर मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि रोटेशनल मानो सर्कुलर मानो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी पढ़ना है, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बात करते हैं रोटेशनल और सर्कुलर। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि होता क्या है। एक पॉइंट जिसके चारों ओर पार्टिकल घूमे, ठीक है, एक पॉइंट या एक एक्सिस जिसके चारों ओर पार्टिकल घूमे, गोल गोल घूम रहा है, सर्कल कर रहा है, इस तरह के मोशन को सर्कुलर कहते हैं। जनरली इसको रोटेशनल भी कहते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के चारों लॉन्ग घूम रहा है, जैसे रॉड, जैसे कि मान लो मैंने इस मार्कर को मिड से पकड़ लिया और ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं इस तरह से, वैसे घुमाने में नहीं बनेगा, हाथ टूट जाएगा मेरा, तो मान लो ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मिड से पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब वो लाइन जिसके चारों अलोंग पार्टिकल घूम रहा हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको कहते हैं जिसके चारों ओर पार्टिकल घूम रहा हो। ठीक है, तो यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस था, यानी कि जहां से घूम रहा था पार्टिकल उससे कुछ दूरी पे था, लेकिन यहां पर बॉडी में ही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ऑल रोटेशनल मोशंस आर सर्कुलर मोशन वी कैन कंसीडर, लेकिन ऑल रोटेशनल मोशंस कैन बी कंसीडर एज सर्कुलर मोशन, बट ऑल सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रोटेशनल मोशन। तो खास हमें इससे फर्क नहीं है, हमें सीखना है मेनली रोटेशनल मोशन। ये तो था इंट्रोडक्शन, मेनली ये जानना कि सर रोटेशनल मोशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन ये है कि बॉडी चारों ओर घूमेगी। अब बॉडी क्या, पॉइंट पार्टिकल से हम शुरू करेंगे और बॉडी तक पहुंचेंगे, यही हमारा होगा। इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, रोटेशनल सीखना, जिसको प्योर रोटेशनल भी कह सकते हो। लास्ट में हमें पहुंचना रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये और ये। जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रांसलेशनल क्या है उनको ये बता दूं कि जब कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े हैं ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक बॉक्स या एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाता है, पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन में कहते हैं ट्रांसलेशनल। रोटेशनल क्या, जब बॉडी किसी पॉइंट के लॉन्ग फिक्स डिस्टेंस से गोल गोल घूम रहा है तो ऐसे को कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल हो, इसको कहते हैं रोलिंग।
हमें लास्ट में रोलिंग पढ़ना है। प्योर रोटेशनल से चलना है और रोलिंग तक पहुंचना है। इसके बीच में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिजिक्स की सबसे पहली बात यही है कि आपको कॉन्सेप्ट दिखना है। आप टेंशन ये नहीं लो कि मैं क्या करूँगा। देखो, जिन लोगों को मेरा लेक्चर लगे कि सर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप पढ़ा रहे हो, वो आप स्लो कर लेना, 0.5 स्पीड पे कर लेना। जिनको लगेगा नहीं सर आप थोड़ा फास्ट हो गए हो तो स्पीड कम कर लेना, और जिनको लगे सर स्लो हो तो 2x कर लेना, 3x कर लेना, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप सर्कुलर मोशन से पहले से परिचित हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन मैं समझ के चल रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़े हो, स्टिल मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कुछ चीज़ों को सर्कुलर मोशन के। जैसे सर्कुलर मोशन के आप कुछ टर्म पढ़े होंगे जिनसे आप अच्छे से परिचित हो। ओमेगा, इसका मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा, इसको अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या छूट गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि लीनियर मोशन की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से। यानी सर्कुलर मोशन के जो डाटा हैं, या कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन से कैसे रिलेटेड है। लीनियर मोशन में क्या है ना कि मान लो एक पार्टिकल यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया। लीनियर पॉइंट में क्या होता है कि अभी तक जो हम लोग एनएलएम पढ़े थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर, इनमें कैसा डिस्प्लेसमेंट होता था, लीनियरली। सर ऐसे फोर्स लगाया गया और बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, यही होता था ना। सर ऐसे ऊपर से फोर्स लगाया, बॉडी ऊपर चला गया, बॉडी को ऐसे धक्का दिए, बॉडी आगे चला गया। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमें अभी तक हम अच्छे से समझते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पार्टिकल अपने ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गया, ठीक है, अपना पूरा पोजीशन छोड़ दिया। ऑब्जर्वर ए पोजीशन पे खड़ा था और पार्टिकल को देख रहा है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से डील करूंगा, टेंशन ना लो। बस ये समझो कि इसके कुछ जो टर्म्स हैं वो सर्कुलर मोशन के टर्म्स से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे केस में इस जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, जो बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एल है, एल को क्या लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लाइन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी होगी, लीनियर वेलोसिटी, जिसको आप जनरली v से या u से डिनोट करते हैं, ठीक है, v या u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो कैसा, लीनियर। एक्सेलरेशन कौन सा, लीनियर। अब ये ऐसा क्यों है कि सर यहाँ पर L है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर अल्फा है, ऐसा क्या होता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों। तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में समझ में आता है ना कि पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह गया, ठीक है। लेकिन सर्कुलर में ऐसा क्या होता है, तो सर्कुलर में हम ऐसा समझते हैं, थोड़े से पोर्शन को मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलो तो मैं मिटाता हूँ और यहाँ से क्लियर करता हूँ कि मान लो एक पार्टिकल है, एक ए पोजीशन से फिक्स डिस्टेंस से, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। ऑब्जर्वर मतलब तुमने अपने दोस्त को कहा भाई एक जगह खड़ा हो जाओ मुझे देख, तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और बी पोजीशन पे पहुँच गया। जो तुमने चलना शुरू किया कहाँ से, ए से, और कहाँ पहुँच गए,
बी पे। जब ए से बी पे पहुंच गए तो तुम्हारे अनुसार जो तुमने डिस्प्लेसमेंट किया वो कैसा था? लीनियर, क्योंकि तुमने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। लेकिन जो तुम्हारा दोस्त है एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहा है, उसके अनुसार तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से बी तक। उसको क्या घूमने की जरूरत पड़ी इधर से उधर? नहीं, वो कैसा रहा? एक ही जगह से देख रहा है। तो उसको क्या करना पड़ा? अपना सर को हिलाना पड़ा, इधर 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 इधर। एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसको सिर्फ एंगल का चेंज करना पड़ा, अपने पॉइंट को फिक्स रखकर एंगल चेंज हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा? एंगल के रूप में। तो एंगल के रूप में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। कोई दिक्कत? चीजों को आगे हम कंपेयर करेंगे। फिलहाल यहां पर जो यूज होता है वो है थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। ठीक है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू 0। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? पहले पढ़ रखे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिस मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हमने इस केस में पढ़ा था कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए और विच इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्योंकि इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा तो मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले से सर्कुलर पढ़े होंगे। तो कम टू द रोटेशनल पॉइंट, रोटेशनल में आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहे वो वीडियो को पॉज कर दे, ठीक है, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। रोटेशनल की कहानी, रोटेशनल की जुबानी समझते हैं। ठीक है, रॉड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं, तो एक पार्टिकल टाइप स्ट्रक्चर से भी काम चलाएंगे आज। वो थोड़ा मैं बोल लेता हूँ अपने हिसाब से, टेंशन ना लीजिए। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल एक एक्सिस के लॉन्ग या एक पॉइंट के लॉन्ग चारों ओर घूम रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक फिक्स डिस्टेंस होगा। जब पार्टिकल एक फिक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बनाकर चारों ओर घूम रहा होगा, ठीक है, तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर एज वेल एज रोटेशनल, यानी कहो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम फाइंड करेंगे ओमेगा, अल्फा, थीटा, टी कितने टाइम में कितना पहुंचेगा। जब अल्फा कांस्टेंट रहता है, जब अल्फा कांस्टेंट रहता है तो कुछ याद है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स। और सर्कुलर मोशन में भी आपको ये चीज़ बताई जाती है कि काइनेमेटिक्स, हाउ इज सर्कुलर काइनेमेटिक्स रिलेटेड टू लीनियर काइनेमेटिक्स। उसी पे बात करते हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स और लीनियर काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, थोड़े से सर्कुलर काइनेमेटिक्स और लीनियर काइनेमेटिक्स को भी देख लेता हूं मैं। क्या है, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कि शायद आप सर्कुलर ना समझे हो, सर्कुलर नहीं समझे हो, उनके टर्म्स नहीं पता हो, तो आप फंस जाएंगे रोटेशनल में। तो पहले सर्कुलर के कम से कम टर्म्स क्लियर रहेंगे ना, तो रोटेशनल में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये सोचकर कुछ टर्म्स भी क्लियर करा देता हूँ, जैसे कि लीनियर और रोटेशनल को कंपैरिजन कराता हूँ। बिल्कुल एक चार्ट बनाकर। रोटेशनल मतलब सर्कुलर समझो, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, रोटेट किया हुआ बॉडी, जो बॉडी रोटेट करे रोटेशनल, जो बॉडी सीधा चले लीनियर। ठीक है, कहानी कंप्लीट। और जो बॉडी दोनों करेगा वो रोलिंग, लास्ट में पढ़ेंगे। लीनियर लिखो, ट्रांसलेशनल लिखो। फर्क है, लेकिन फर्क को अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। लीनियर है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ऐसे केसेस में हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले यूज करते थे। यानी कि
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिमिलरली रोटेशनल में यूज करेंगे, यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ वेलोसिटी ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू यू तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट लिखते हैं, ओमेगा नॉट प्लस एक्सीलरेशन यहाँ अल्फा। सिमिलरली यहाँ डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है तो यहाँ एंगुलर थीटा, थीटा एंगुलर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, भी स्क्वायर। ओके, भी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसे काइनेमेटिक्स हम यहाँ इस तरह से सॉल्व करते थे, वैसे काइनेमेटिक्स यहाँ इन डाटा की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रोटेशनल के पार्ट नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में ही आपको पढ़ा दिए जाते हैं फिलहाल। ठीक है, रोटेशनल का पार्ट से स्टार्ट होता है जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव करते हैं, ऐसे मूव कर। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अभी तक की जो कहानी मैं पढ़ाया, ठीक है, उसमें सर्कुलर मोशन का सिर्फ टर्म्स को मैंने रिलेट किया है। सर्कुलर मोशन में जो टर्म्स यूज़ हुए थे वो रोटेशनल मोशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर और रोटेशनल कोई अलग अलग नहीं है। सर्कुलर मोशन आप पढ़ चुके हो तो मैंने सिर्फ रिवाइज कराया कि उसके कौन से टर्म्स कैसे रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे हम रोटेशनल पे। ठीक है, जनरली सर्कुलर मोशन रोटेशनल पढ़ाने से पहले टीचर सर्कुलर मोशन पढ़ा देते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ हम पढ़ा देंगे। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया। अब रोटेशनल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो जनरली हम लोग बात करेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है? बॉडी क्या पानी गोल गोल नहीं घूमता? पानी में ऐसे चम्मच लगा दो, गोल गोल घुमा, पानी भी घूमेगा। ठीक है, हवा नहीं घूमता, हवा भी घूमता है गोल गोल। क्या कोई पार्टिकल नहीं घूमता? एक बॉल ले लो, बॉल को ऐसे गोल घुमाओ, बॉल नहीं घूमेगा? घूमेगा। एक लकड़ी का बॉल ले लो, उसको घुमाओ, वो भी घूमेगा। तो हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। रिजिड बॉडी यानी कि वो बॉडी जो ना कंप्रेस हो सके ना एलोंगेट हो सके, यानी उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले रिजिड बॉडी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लिया कि एक बॉडी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। टॉपिक का नाम रिजिड बॉडी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिजिड बॉडी। तो मान लिया कि एक बॉडी है, जैसा भी बॉडी है, गोल घूम सकता है, चल सकता है, नाच सकता है, दौड़ सकता है, सब करेगा ये। लेकिन ये रिजिड कैसे कहलाएगा, उसका क्या कारण है, उसको देखते हैं। मान लिया कि रिजिड बॉडी गोल घूम रहा है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि ट्रांसलेशनल भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। ठीक है, तो कि ये रिजिड बॉडी रोटेशनल भी कर रहा है, साथ में ट्रांसलेशनल भी कर रहा है, यानी ये बॉडी गोल भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है। भाई गोल भी घूम रहा है, आगे भी चल रहा है, जैसे कि साइकिल गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है। तो उसी तरह से मान ले रहे हैं कि ये गोल भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है। इसके किसी भी दो पॉइंट को, एक पॉइंट, दो पॉइंट ले लिया, तीन ले लेते हैं, दो क्या तीन ले लिया, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लिया कि L है। तो जब ये बॉडी आगे बढ़ेगा तो A भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा और B भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। जैसे कि मान लो एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स। चीज़ों को पहले समझना, लिखने की कोशिश नहीं, पहले समझना। एक बार अगर तुम समझ जाते हो तो खुद से भी लिख डालोगे, क्योंकि खुद से लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, क्योंकि वो तुमने समझा है और बनाया है। ठीक है, तो डेफिनेशन की चिंता मत करो, वो भी मैं लिखवा दूंगा या तुम खुद से लिख सकते हो, लेकिन पहले समझ लो। वुडन ब्लॉक, जब एक वुडन ब्लॉक लकड़ी का ब्लॉक है, जब मान लो आगे बढ़ेगा तो जो पोर्शन A है
और यहाँ पॉइंट मान लो बी है, दो पार्टिकल, वुडन ब्लॉक का छोटा छोटा दो पार्टिकल लिया, ए और बी। थोड़ी देर बाद वुडन ब्लॉक यहाँ आ गया, तो जो ए और बी के बीच में पहले डिस्टेंस था क्या वही रहेगा कि बदल जाएगा? अगर मान लो डिस्टेंस बदल जाएगा तो लकड़ी दो भाग में टूट जाएगी। तो लकड़ी क्या दो भाग में टूट जाती है? नहीं ना। तो बॉल जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को फेंका तो मार्कर भी पूरा उसी तरह से जाएगा कि एक भाग मेरे पास रह जाएगा। इसका मतलब मार्कर का जो कवर और मार्कर का जो एंड पॉइंट उसका डिस्टेंस आगे भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसी तरह से वुडन ब्लॉक के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितने भी डिस्टेंस पे चले जाए वो कांस्टेंट रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। इसका मतलब जो ए की वेलोसिटी थी जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहे थे, तो जो ए की वेलोसिटी थी वही बी की वेलोसिटी होगी। क्योंकि अगर स्पीड में कम या ज़्यादा होता है तो कोई आगे और कोई पीछे रह जाता है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुना है ना हमने, जब दोनों रेस में आगे जाते हैं कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज, तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। रेस ट्रैक पर जब दो रेसर आगे दौड़ते हैं तो कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है ड्यू टू स्पीड। ठीक है, तो उसी तरह से अगर वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तो एक आगे हो जाएगा और एक पीछे। डिस्टेंस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिस्टेंस बढ़ेगा या छोटा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि मान लो मैंने पेन को फेंका तो पेन का साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया, रिमेन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है। तो जो ए का वेलोसिटी होगा वही बी का वेलोसिटी होगा। कोई दिक्कत? तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। बात समझ में आ रही है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा जब ए और बी आगे चलेगा। अगर मान लो इसी को मैं गोल घुमा देता तो इससे क्या ए और बी के बीच डिस्टेंस कम हो जाता? गोल घुमा देता तो ये कैसे आता? ए नीचे आ जाता और बी ऊपर आ जाता। गोल घूमने के बाद यही होता। क्या ये डिस्टेंस चेंज कर जाएगा? नहीं ना। एक रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल या तीन पार्टिकल या चार पार्टिकल या इनफाइनाइट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जब वो गोल घूमे, आगे चले, कोई भी मोशन हो, उसके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी ना कंप्रेस हो सकता है ना इलोंगेट हो सकता है। रिजिड बॉडी रिजिड ही रहेगा। इसका मतलब एक पत्थर समझ लो, और दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो रिजिड हो पूरी तरह से। प्योर रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पत्थर को भी आप ज़्यादा दबाओगे तो दब जाएगा। इंसान रिजिड बॉडी है। इंसान, क्या मैं ऐसा हूँ? थोड़ी देर में ऐसा नहीं हो सकता? एलोंगेट हो गया, कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस हो गया, और इलोंगेट हो गया। तो मैं रिजिड बॉडी नहीं हूँ, इंसान रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, रिजिड बॉडी वो होता है जिसका साइज चेंज नहीं हो सके। थोड़ी देर के लिए अभी जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अनुसार इस पेन का साइज चेंज नहीं हो सकता। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का शेप एंड साइज, फर्स्ट चीज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस। अब यही बताओ इस केस में चीज, हर एक लाइन को लिखने से पहले हम समझेंगे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस डज नॉट चेंजेस इन एनी मोशन, चाहे वो सर्कुलर हो या फिर ट्रांसलेशनल हो। तो सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंजेस in any motion with respect to time। तो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया हूँ, मेरे ख्याल से काम आ जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है, व्हाट्सएप में तो सब माहिर होगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू WRT। अब एक बात समझना, थोड़े देर के लिए मैं समझाता हूँ कि मान लो ये पूरा पार्टिकल सिर्फ घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ओमेगा वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो ए कैसे घूम रहा होगा? ए नीचे आना चाह रहा होगा, बी आगे जाना चाह रहा होगा और सी इसी डायरेक्शन में आगे। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ,
तो जिस डिस्टेंस है अभी भी और पहले वाले डिस्टेंस में क्या कोई फर्क आएगा? मेरी बात समझ रहे हो? मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, देखो ये हमारा न्यू क्रिएटेड लाइन है, ठीक है, ये न्यू क्रिएटेड लाइन है, ए डैश, सी डैश और बी डैश। सी डैश से बी डैश जो डिस्टेंस होगा क्या वही सी से बी भी होगा? क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ए की थी वही एंगुलर वेलोसिटी सी की होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी बी की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम सोचो कि अगर सी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो ये चीज़ें टूट जाएंगी। कभी हम हवा में, रियल लाइफ में, मान लो किसी फल को फेंके, बहुत बड़ा फल है, फेंक दिया, तो कभी कभी हवा में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल का स्पीड कम जाता है और कुछ पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे वो अलग हो जाते हैं। जब आप फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स के कारण हर एक पार्टिकल के पास स्पीड आता है, कुछ के पास स्पीड कम आता है और कुछ के पास स्पीड ज़्यादा आता है, तो दो भाग में टूट जाते हैं, चार पार्ट में टूट जाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, तो अलग अलग पोर्शन में टूट जाएंगे। लेकिन एक रिजिड बॉडी का पार्टिकल एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं कि साथ चलेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बात ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल, अब कहोगे सर इतना ही क्या, यहाँ का पार्टिकल का वेलोसिटी अलग होगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम सोचो कि जिस स्पीड से ये गया होगा क्या इसी स्पीड से यहाँ भी नहीं गया होगा? क्योंकि हर एक को एक साथ मूव करना होगा, अगर एक साथ नहीं मूव करेगा तो ये अलग हो जाएगा। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा होगी, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? ऐसा सोच करके देखो, थोड़ा थोड़ा देर के लिए सोच के देखो। मैं पार्टिकल के थोड़े पुराने डायग्राम को मिटाता हूँ, ठीक है? पुराने डायग्राम को सिर्फ थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और इसको ऐसा समझो, ये सी था, ये ए था और बी था। अब ऐसा समझो कि ए पार्टिकल मूव कर रहा है, बी पार्टिकल इधर और सी पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है। जब मैं सी पे बैठूंगा तो बी मुझे क्या दिखेगा? जब मैं सी पे बैठूंगा तो बी क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा या फिर घूमता हुआ दिखेगा? ऐसा समझो दो लोग एक साथ ट्रेन में हैं, ट्रेन स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, ट्रेन स्ट्रेट जा रही है और दोनों की स्पीड ट्रेन की एक जैसे सेम है, तो एक दूसरे को अगर देखूंगा, उसमें मान लो मेरा दोस्त बैठा है, मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को देखा, दोस्त को, और दोनों की ट्रेन की स्पीड सेम है, तो ऐसा क्या लगेगा? हम दोनों रेस्ट में हैं। जब हम ट्रेन में दो लोग बैठे होते हैं एक दूसरे को क्या समझते हैं? रेस्ट में है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन पे खड़ा इंसान हमें कैसा दिखेगा? मूवमेंट में। बात समझ में आ रही है? ऐसा समझो कि कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा हो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, और मैं सेंटर पे खड़ा हो गया, तो मेरे लिए ये पार्टिकल क्या हो रहा है? मोशन में, गोल घूम रहा है, और मेरे लिए पार्टिकल गोल घूम रहा विथ फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इस पार्टिकल पे मैं बैठ जाऊं तो इस पॉइंट को क्या देखूंगा? मोशन में कि रेस्ट में? रेस्ट में ना, मोशन में। जब इसके लिए ये घूम रहा है तो इस पे बैठूंगा तो ये भी घूमेगा। मेरी बात को ऐसे समझो कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या लगता है? नीचे का ज़मीन पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है ना, सब सामान पीछे जा रहा है और मैं रेस्ट में हूँ। कोई जिस ट्रेन, मान लो प्लेटफॉर्म पे 3 ट्रेनें लगी हैं, मैंने ऐसे देखा खिड़की से देख के, और मान लो बगल वाला ट्रेन आप पीछे निकल गया, तो हमें क्या लगता है कि हम आगे चल रहे हैं या पीछे वाला ट्रेन चल रहा है। जबकि आप भी चल रहे होगे तो लगेगा कि पीछे वाला, दूसरा वाला ट्रेन पीछे चल रहा है। आप अगर नहीं चल रहे होगे, दूसरा वाला ट्रेन चल रहा होगा, तो भी लगेगा कि नहीं भाई वही मोशन में है। क्योंकि आप अपने आप को क्या, जहाँ पे आप बैठ जाते हो उसको क्या लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ। जहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स से पढ़ा हुआ था कि जहाँ हम बैठ जाते हैं वो चीज़ क्या हो जाती है? रेस्ट में, और बाकी सारे पार्टिकल क्या लगते हैं? मोशन में। मेरी बात समझ रहे हो?
जब मैं खड़ा होकर ज़मीन से ट्रेन को देखूंगा तो ट्रेन क्या होगा, मोशन में। और जब मैं ट्रेन पे बैठ गया, ठीक है, मान लो मैं ट्रेन पे बैठ गया, ठीक है, और मैं ज़मीन को देखने लगा अपने दोस्त को, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा दोस्त दौड़ रहा है। लेकिन जब मेरा दोस्त मुझे देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये इंसान दौड़ रहा है, यानी मैं दौड़ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम किस में हैं, मोशन में। वही सोचो कि जब ये मैं पार्टिकल पे बैठ जाऊंगा तो ये क्या लगेगा, मोशन में। क्या ये डिस्टेंस कभी कम होगा, नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फिक्स होगा तो चाहे तो वो मोशन में, सर्कुलर मोशन में होगा या फिर रेस्ट में। मेरी बात समझ रहे हो? दो पॉइंट के बीच किसी भी मोशन में डिस्टेंस अगर फिक्स है तो वो रोटेशनल मोशन में है या फिर रेस्ट में। लीनियर मोशन में नहीं हो सकता। रीजन बताता हूं क्या है। मान लो मैं ए पे बैठ गया, ठीक है, और मेरी गर्लफ्रेंड को बी पे बैठा दिया मैंने। ये मेरी गर्लफ्रेंड रही। मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने कहा कि भाई बी पे बैठ जा तू। अब मैं बैठ गया, लो प्रणब कश्यप बैठ गया ए पे, ठीक है। अब प्रणब कश्यप बैठ के देख रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रेन भाग रहा है, ठीक है। तो जो गर्लफ्रेंड का ट्रेन भागेगा और मेरा ट्रेन रुका रहेगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस फिक्स होगा, नहीं ना। और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। तो मैं बैठ के कहूँगा लीनियर मोशन, खुशी से नहीं कहूँगा क्योंकि गर्लफ्रेंड तो भाग रही है, मैं दुख में रहूँगा। तो ये हो गया लीनियर मोशन। लेकिन जब डिस्टेंस फिक्स होगा, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है आज तो मैं देख तुझसे पीछा छुड़ा के ही रहूँगी। मैं कहा ऐसा तो होने नहीं दूंगा, मैं भी तुझे आज मैं फिजिक्स बताता हूँ। और मैंने उसे बांध दिया एक रस्सी से। वो कही नहीं मैं भागूंगी, तो भागो ना। तो जब वो भागेगी तो कैसे भाग सकती है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये डिस्टेंस तो मैंने फिक्स कर दिया, तोड़ के तो भाग नहीं सकती। तो लो भागो भागो भागो, जितना भागना है, तुम्हारा वेट लॉस होगा, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रणब कश्यप यहाँ बैठ के। अपना ही स्पेलिंग भूल गया मैं, ठीक है। ये क्लियर है। पार्टिकल के बीच का, चाहे तो ये भागते भागते अब क्या हो जाएगी, थक जाएगी, तो भी मुझे उसी डिस्टेंस पे दिखेगी। भागेगी तो सर्कुलर मोशन करेगी। यानी अगर किसी तरह का मोशन होगा तो वो कैसा होगा, आइदर इन रेस्ट और इन रोटेशनल मोशन। कहानी कंप्लीट। मेरी बात समझ में आ गई? तो रिजिड बॉडी का तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी का, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कांस्टेंट तो मोशन कैसा हो सकता है, आइदर रोटेशनल या सर्कुलर, या दूसरा रेस्ट। क्योंकि जब ये रेस्ट में होंगे तो भी डिस्टेंस उतना ही होगा, अदरवाइज रोटेशनल। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन द मोशन इज रोटेशनल मोशन और इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसको लिख लो कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो एक रॉड की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल। एक रॉड है, इस तरह से गोल घूम रहा है और इसका ये एक्सिस है, ठीक है। किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग ही पार्टिकल रोटेट कर सकता है। उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं, वहां से जाने वाले एक्सिस को कहते हैं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन।
एक होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जैसे कि स्फेरिकल छोटा सा बॉल जब गोल घूमता है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना चीज़, जैसे कि आपका घर में गेट होगा, ठीक है, तो गेट क्या होता है कि एक एक्सेस फिक्स हो गया और गेट ऐसे खुला बंद हो गया, तो उसके लाइन होते हैं जिसके चारों ओर उसके अलॉन्ग घूमता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये किताब है, ये किताब को मान लेते हैं कि गेट है थोड़ा, ठीक है, तो गेट का ये पोर्शन तो फिक्स रहेगा, तो हम गेट को कैसे खोल सकते हैं, इधर या फिर ऐसे। क्या इसको ऐसे खोल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, गेट टूट के बाहर आ जाएगा या फिर मेरा दम निकल जाएगा, दो ही चीज़ हो सकता है। तो इस केस में चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो ये क्या बना, एक एक्सिस, एक लाइन ऑफ एक्सिस। लेकिन बॉल के केस में क्या होता है, स्फेरिकल बॉल, बीच का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन। बॉल कैसा घूमता है, ऐसे स्फेरिकल बॉल ऐसे गोल गोल घुमाओ या फिर ऐसे भी घुमाओ, तो बीच का पॉइंट के अलॉन्ग वो घूम सकता है, उसका कोई लाइन नहीं होता। हाँ, आप लाइन पे भी घुमा सकते हैं उसको, लेकिन जब एक फ्री बॉल होता है, जैसे कि बेरिंग, आपने बेरिंग का नाम सुना होगा, इस तरह से बना होता है और बीच में कई सारे ऐसे छोटे छोटे बॉल होते हैं, इसको कहते हैं बॉल बेरिंग। ये बॉल बेरिंग को आप जब टच करोगे, उसको कैसे भी घुमाओगे गोल तो घूम जाएगा, पॉइंट के अलॉन्ग कैसे भी घूम जाएगा। लेकिन हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ मतलब नहीं है, हमें यहाँ पढ़ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक फिक्स लाइन जिसके चारों ओर बॉडी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम सके, ठीक है। तो मान लो कि एक रॉड है, एक रॉड में मैंने ऐसे एक्सिस लगाया, अब ये रॉड चाहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक्सिस लगा हुआ है। एज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है। जब कोई बॉडी चारों ओर गोल घूमती है तो उसके पास एनर्जी होती है। बॉडी किसी भी मोशन में रहे, ट्रांसलेशनल रहे, ठीक है, या फिर रोटेशनल रहे, उसके पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? जब बॉडी मूव करे तो कौन सी एनर्जी होती है? दो तरह की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक। तो बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास होगी वेलोसिटी, इसका मतलब एनर्जी काइनेटिक। क्लियर है? तो मान लीजिए इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि इसमें कितने सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल। इस पर चर्चा करेंगे कि पॉइंट पार्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है जो जिसके चारों अलॉन्ग बॉडी घूमता है, ठीक है। आपको कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन फील आना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। दोबारा से समझाता हूँ, बात को समझना। ये एक्सिस है और ये मेरा रॉड है, ठीक है। ऐसे मेरे हाथ को समझो रॉड, तो रॉड क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है, लेकिन क्या एक्सिस का अप डाउन हो सकता है? नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको गेट दिखाता हूँ, ठीक है, ये गेट देखिए, ये गेट को मैं खोलूँगा तो कैसे खुलेगा? ऐसे, या फिर ऐसे बंद होगा। मैं इसको ऐसे बंद खोल सकता हूँ? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके चारों ओर ये वो एक्सिस है जिसके चारों ओर बॉडी रोटेट कर रही है। कोई दिक्कत? अब इसको रहने देते हैं, आते हैं फिर से टॉपिक पे। लाइन से भटकना नहीं है, मुद्दे से भटक जाएंगे तो कहानी कुछ और बनेगी। अब इसी के किसी एक पॉइंट पार्टिकल के ले लेते हैं कि मान लो ये मेरा पॉइंट पार्टिकल है जो फिक्स डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे गोल घूम रहा है, ठीक है। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। मेरी बात समझ रही है? इसमें से एक पार्टिकल का वेलोसिटी है v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जैसा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और अल्फा इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है किसी भी प्योर रोटेशनल में, प्योर रोटेशनल मोशन में। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो हम बात करते हैं पूरे रॉड की। एक पॉइंट से मैंने समझाया कि इसके पास कैसे एनर्जी हो सकती है। क्या इस एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाफ m r1 इंटू या हाफ m r इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या कुछ मिस कर रहा हूँ?
ओके, एक मिनट। देखो मैं समझा रहा था कि इस रॉड के किसी एक पॉइंट को मैं लेकर ये बता रहा था कि उसके पास अगर मान लो वो डिस्टेंस r पर है और उसके पास वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। और हाफ mv² को कैसे लिख सकते हैं? हाफ mv² को v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो हाफ m r² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ m r² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का ये जो टर्म है ये क्या रहेगा? पूरे सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? स्पीड बढ़ सकती है या घट सकती है? क्या ये डिस्टेंस कम होगा? नहीं ना। तो ये पूरा टर्म हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि मास ऑफ द बॉडी, स्पीड कितना भी बढ़े या घटे, मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। क्या ये डिस्टेंस कम जाएगा स्पीड बढ़ने या घटने से? नहीं ना। तो आर भी रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है कांस्टेंट रहेगा। दिस टर्म इज नोन एज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक पार्टिकल के लिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि एक पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, उसका रेडियस, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कई एग्जांपल दे सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के। जैसे मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है, और ये रॉड ऐसे गोल घूम रहा है। ये एक्सिस है, फिक्स है, इसके चारों ओर रॉड घूम रहा है। बात समझ रहे हो? ये एक्सिस है, इसके चारों ओर रॉड घूम रहा है। तो ये एक्सिस तो फिक्स है, ये एक्सिस फिक्स है और ये रॉड घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बताता है कि जो पॉइंट है मेरे से अटैच्ड है वो मूव नहीं करेगा। आप फोर्स इस यहाँ पर लगाएंगे तो घूमेगा, आप फोर्स यहाँ पर लगाएंगे घूमेगा। इस रॉड के किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने इस चीज़ को फिक्स कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये कैसा होगा? मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा घूमेगा, यहाँ फोर्स लगाऊंगा घूमेगा, यहाँ फोर्स लगाऊंगा घूमेगा। क्या यहाँ फोर्स लगाऊंगा घूमेगा? नहीं ना, क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि फिक्स पॉइंट है जो सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट देता है। मन करे ना तो ऐसा कोई सामान लेना, उसमें छेद कर देना, वो बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पेपर के बीच ऐसे पेपर लेना, ऐसे छेद कर देना और ऐसे पेपर को घुमाते रहना, तो ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत? अरे कई बार पेपर में क्या किया होगा, पेंसिल ऐसे लगाया और बच्चों में गोल खूब पेपर को ऐसे गोल गोल घुमाया होगा, तो पेंसिल क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन डील कर लिया। एक पार्टिकल के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आया वो किस पे डिपेंड करता है, इससे ये हमें समझ में आ गया, mr² और इंटू ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ेगी तो किसमें क्या बढ़ेगा? ओमेगा बढ़ेगा। r² बढ़ेगा? नहीं। m बढ़ेगा? नहीं। तो इसी टर्म को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पार्टिकल। तो आप समझते हैं कि जिसमें बहुत सारा पार्टिकल हो, एक रॉड में कितने होते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पता नहीं कितने इनफाइनाइट पार्टिकल्स। तो सर इसमें क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम डील करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैं इसको अभी थोड़ा मिटाता हूँ फिर डील करता हूँ। बहुत दम लगाना पड़ता है ना मिटाने के लिए। ओके, थोड़ा मैं भी सो जाता हूँ ना, ये देखो सो गया मिटाते मिटाते मैं भी। चलो क्लियर करते हैं। मान लिए कि एक रॉड ले लिए, ठीक है, एक पॉइंट से ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे लगा दिया। अब ये रॉड घूमने वाला है, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिए ओमेगा। क्या इसके हर एक पार्टिकल का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा? क्योंकि ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस गोल घूमते समय भी कम नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी सेम है तभी तो ये डिस्टेंस सेम है। लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखते जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हर एक पार्टिकल का मैं काइनेटिक एनर्जी जोड़ते जाऊंगा तो पूरे सिस्टम का निकल जाएगा। तो मान लेता हूँ कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल। तो स्टार्टिंग लिखते हैं, तो हाफ पहले पार्टिकल का मास m1 इंटू v1² प्लस हाफ m2 इंटू v2² प्लस हाफ m3 इंटू v3²।
अप टू बहुत सारा, टोटल काइनेटिक एनर्जी यही होगा। इसको और अच्छे से लिखें तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं m1, ठीक है। v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं r1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। ये डिस्टेंस अगर r1 है तो बात समझ में आ रही है, ये छोटा सा डिस्टेंस अगर r1 है, इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर r1 है तो v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। ओमेगा तो सबका सेम रहेगा लेकिन क्या चेंज होगा r, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सिमिलरली थोड़ी सी गलती हो गई, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v1 का स्क्वायर है ना तो बोथ स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, m3 इंटू r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। और क्या कॉमन आ सकता है तो हाफ ओमेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अप टू इस तरह से जितने सारे हैं, ठीक है। इन सब को क्या मास चेंज होगा, नहीं ना, r1 चेंज होगा। क्या हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज होगा, जब थोड़ी देर बाद रॉड यहाँ जब आ जाएगा, जब रॉड ऐसे आ जाएगा तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं ना, हर एक पार्टिकल ये रहेगा, ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। तो यानी कि डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होगी। इस पूरे टर्म को कहते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू सो ऑन। इसमें क्या कॉमन है, हाफ इंटू ओमेगा। इस पूरे टर्म को कहते हैं हाफ ओमेगा आई नेट, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। ये इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 I2, और ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। आई नेट हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, एक्चुअली पार्टिकल नहीं, पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कई सारे पॉइंट पार्टिकल हैं जिससे ये पूरा का पूरा रॉड बना है। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, सिस्टम यानी कि एक बना हुआ चीज जो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल से बना हो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए आया, पॉइंट पार्टिकल के लिए, क्योंकि I1 I2 I3 I4 ये सब क्या थे, पॉइंट पार्टिकल, जिसका फॉर्मूला आया क्या, एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, वेयर m इज द मास ऑफ पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। और वेयर r इज इक्वल टू, r क्या है, r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आज हम लोग यहीं पे डील करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताएगा, जैसे फोर्स बताता है कि बॉडी कितना आगे चलेगा, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि बॉडी में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो गोल घूमेगा। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए, मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर इक्वेट करता हूँ, ठीक है। जिनको लिखना हो वो पॉज करके लिख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ जो 2 मिनट का बस है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराना हो तो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरह से रोटेशनल में टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा,
और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमने नीचे भी देखा है, ठीक है। तो यानी कि मास आई के करीबन इक्विवेलेंट होता है, मास आई के इक्विवेलेंट होता है। जैसे फोर्स लगाने में मास बताता था कि बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉज में, उसी तरह से बॉडी को अगर गोल घुमाना है तो ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो ज़्यादा फोर्स लगा के इसे गोल घुमाना होगा, ठीक है। ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज़्यादा मुश्किल होगा गोल घुमाने में, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसानी से घूम जाएगा। बॉडी का जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट नॉट इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। एनएलएम में मास से हमें कोई चीज़ निकालने की जरूरत नहीं थी, बॉडी का मास दिया होता था, लेकिन रोटेशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जिसे हमें निकाल कर सारे से आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना सीखना है। इसके थ्योरम हैं, हर एक बॉडी का, स्टैंडर्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो मेनली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना सीखना है, इसी के डेरिवेशन सीखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इसके बारे में और सब कुछ, ठीक है। फिलहाल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही।